जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है उसका है आज का जो क्लास 10th पढ़ चुके हैं, यानी 10वीं क्लास जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये है सरकारी नौकरी। और 10वीं क्लास पढ़ने के अलावा अगर बात करते हैं तो उसकी उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष, और हो सकता है उसमें 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो तो 28 वर्ष तक के युवा वर्ग के लिए ये बहुत ही सुनहरा और बहुत ही कमाल का ये सेशन रहेगा, जिसमें बताया जाएगा कि वो सरकारी नौकरी के साथ साथ समाज में सम्मान और सरकार में और देश में सेवा करने के लिए वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्हीं के लिए लेकर आ रहे हैं हम, आज बताने जा रहे हैं आपको कि एक केंद्र सरकार की तरफ से एक वैकेंसी है, जिस वैकेंसी को बोला जाता है क्या, सेंटर आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो केंद्र के अधीन होती है, जिसको अगर हम सही आंकड़ों पे बोले तो जिसको MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और वो गृह मंत्रालय के अधीन जो केंद्र के अगर बात की जाए अंडर में आती है, तो इसका मतलब जितने लॉज होते हैं, जितनी पेंशन स्कीम होती है, सारी की सारी स्कीम्स किसके अंडर में आएगी, केंद्र के अकॉर्डिंग आएगी। तो हम बताने जा रहे हैं आज केंद्र के अधीन आने वाले 10वीं जो पढ़े हुए विद्यार्थी है उन लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की और बेहतरीन जॉब की बात कर रहा हूँ, वो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और जिसके अधीन आते हैं बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा ITBP नाम सुना होगा, CISF नाम सुना होगा, CRPF सुना होगा, BSF सुना होगा। इन तमाम सारी की सारी जितनी फोर्सेस होती है वो सारी की सारी किसकी होती है, केंद्र की होती है। जानकारी थोड़ी सी अपडेट कर देता हूं आपके लिए कि जो मिलिट्री होती है, आर्म्ड फोर्स होती है, वो केंद्र के अधीन होती है, लेकिन वो एक अपना सही है तो एक अलग बॉडी होती है जो सरकार के अधीन नहीं होती, वो अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है। खैर, ये केंद्र में आने वाले उस पुलिस फोर्स के सभी वैकेंसीज के लिए एक पेपर होता है, जिस पेपर के अधीन महिला और पुरुष दोनों बराबर के हकदार होते हैं। यानी कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो पुरुषों के लिए भी उतनी ही जानकारी है, उतनी ही जानकारी अच्छी किसके लिए, फीमेल के कैटेगरी के लिए भी है। दोनों के लिए वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आने का मतलब होता है एक तरीका होता है वैकेंसी का, और उस तरीके को पार कर लेने के बाद एक शानदार और कमाल और बेहतरीन आप क्या करोगे, नौकरी करोगे। अब पूछोगे कितने पेपर होंगे, क्या अलग अलग पेपर होते हैं? नहीं, सभी का एक पेपर होता है। उस एक पेपर में जो नंबर आते हैं, जो मार्क्स आते हैं, जो मेरिट आखिरी में निकल के आती है, उस मेरिट के आंकड़ों के आधार पर आपकी प्रायोरिटी पर जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी जॉब आपकी प्रायोरिटी मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पर यह है कि जैसे आपके नंबर आए सबसे टॉप 2 रैंक पर आए आप, और आप जाना चाहते हो, आपका सपना है CISF में जॉब करना, तो आपको वो CISF की जॉब मिल जाएगी। आप चाहते हो नहीं नारकोटिक पुलिस में मुझे जाना है, तो नारकोटिक पुलिस फोर्स में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास उचित नंबर है, जितना नंबर चाहिए, जितनी मेरिट में नंबर चाहिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, अंत में आपको एक वीडियो को जरूर देखना। अंत में आपको वो बताऊंगा जिससे आप सही तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को फटाफट से शुरू करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने नज़दीकियों को जरूर साझा करना, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर दे और सरकारी दफ्तर में एक सही सी नौकरी करके समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर आए। शुरू करते हैं आज CAPFS, यानी कि नाम है क्या, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अब बात करते हैं, ये इसका नोटिस आता है, और नोटिस अगर पूछा जाता है कब नोटिस आता है तो मैं आपको जानकारी बता दूं, ये नोटिस अमूमन ऐसा हो जाता है कब, सितंबर के महीने में आता है। और सितंबर के महीने में ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वैसे तो सही बताऊं तो ये नोटिफिकेशन मिलता है कहाँ पर, SSC की वेबसाइट पर। बाकी आप हमारे YouTube को चैनल पर अगर सब्सक्राइब करोगे तो हम भी जब भी ये वैकेंसी आती है हम आपको ये नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको पूरी जानकारी फिर से बता देंगे। ये क्या होता है, सितंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आता है, और ये जो उसके बाद अक्टूबर जब आता है तो फॉर्म फिल्म के लास्ट डेट आ जाती है। अक्टूबर के बाद अगर बात की जाए तो नवंबर और दिसंबर और जनवरी,
यानी कि आपको छूट दी जाती है पढ़ाई करने के लिए, और कहा जाता है जनवरी और फरवरी इस दौरान आपका क्या होगा, एग्जाम पेपर होगा। क्या होगा, एग्जाम पेपर होगा। और ये एग्जाम पेपर का मतलब होता है कि अब आप वो पहली सीढ़ी नापोगे जिसमें आप लक्ष्य लेकर चल रहे हो। तो करते हैं शुरू आज इसके बारे में बात कि ये जो वैकेंसी होती है वो जो सितंबर में आती है, अमूमन जिसका एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है कब, जनवरी और फरवरी में। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। ये जो वैकेंसी होती है वो सारी अपना अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें बोला जाता है, क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है CISF है, CRPF है, ITBP है, और इसके अलावा है SSB है, और इसके अलावा SSF है, राइफलमैन है, आसाम राइफल है, सिपाही है, किसमें, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। इस तरह से ये चीज़ चलती है। अब सवाल पूछेगा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं? मैं आपको जवाब देता हूँ नहीं। इसका जो एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है SSC की। किसकी होती है, SSC की। इसीलिए जब भी फॉर्म आएगा वो किस पर आएगा, SSC की वेबसाइट पर। और एग्जाम के बाद बाकी अदर फॉर्मेलिटीज होती है, अदर फॉर्मेलिटीज जो आगे जाकर मैं आपको क्या करूंगा, आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा। वो अदर फॉर्मेलिटी MHA के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। MHA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग उसमें बनाया गया, उसके अधीन होगा। अब सुनिए मेरी बात। अब इसके अलावा बात करते हैं किसमें, आप ये पूछोगे कि अगर ये चीज़ें मतलब ये पेपर हो रहा है तो क्या कितनी वैकेंसी हो सकती है जिसमें हम तैयारी करें तो सफल होने की हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये इतनी सारी वैकेंसी होती है जितने में आप ये सोचोगे तो बड़े हैप्पी और खुशमिजाज नज़र आओगे। शर्त ये है कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको फिजिकली ही भी मजबूत होना पड़ेगा और मेडिकल भी फिट चाहिए ही चाहिए। तमाम इन चीज़ों को देखते हुए हम बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की अगर बात करता हूं मैं, तो मेल कैटेगरी की बात करें टोटल मिला के कितनी है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मेल कैटेगरी की है, जो पिछला नोटिफिकेशन है उसमें बता रहा हूँ 35,612 वैकेंसी है मेल की। और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए अगर बात की जाए तो वो है 39,481, यानी 39,481। यहाँ भी अगर बात की जाए फीमेल की कैटेगरी को ज़्यादा माना गया है, ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो फीमेल कैंडिडेट भी इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह आपके लिए नहीं, आपके आने वाली सब चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फीमेल के लिए 39,481 है और 35,612 यानी कि 35,612 किसकी है, वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की। यानी कि ये इतनी सारी वैकेंसी आती है तो आपका मतलब नंबर आने का चांसेस है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए हमें तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ करनी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए ही चाहिए। इसके आधार पर बात करता हूँ, क्या अगर आप बात की जाए क्या एज रिलेक्शन या नेशनल तो आपको भारतीय होना बहुत जरूरी है, यूनियन टेरिटरी के हो तो भी आप जरूरी है। यानी भारतीय नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आप भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना ही होगा। इसके अलावा बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा इस बात के लिए युवा वर्ग के लगी रहती है, वो है एज ग्रुप की। कौन सी है, एज, यानी कि उम्र की बात की जाती है। किस उम्र में, यानी कि उम्र 18 साल से लेके कितने, 18 साल से लेके 23 साल तक के सभी कैंडिडेट जो 10th पास कर चुके हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा बात करता हूँ, ये 23 साल तो हो गई है, लेकिन कई बार कई जो व्यक्ति विशेष है वो ये सोचते हैं क्या मुझे इसके अलावा भी कोई मुझे छूट मिल सकती है। हाँ मिल सकती है, अगर आप SC कैटेगरी के हो, किसमें, SC कैटेगरी के हो, तो आपको 5 साल यानी कि 28 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 साल के लिए आपके लिए क्या होगा और बढ़ जाएगा। 3 साल बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 26 ईयर हो गया।
और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपको मानते हो एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 साल का दिया जाएगा, ये भी 26 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक चिल्ड्रेन है जो क्या हो 1984 के रियोट्स में, यानी जो रियोट्स हुए थे 1984 में दिल्ली में, अगर उसमें भी अगर आप कैटेगरी आते हो 5 ईयर का उसमें एज का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों में आते हो, कैटेगरी में आते हो, तो आपको वो चीज़ें एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। इस आपको ये समझ में आ गया ये चीज़ कि आपके 18 साल की उम्र आपकी होना चाहिए। कभी कभार कई बार ये सोच सकते हैं मुझे 5 साल की छूट मिलेगी, क्या मैं 18 साल से क्या 13 ईयर में हो सकता हूँ, क्या 13 ईयर में दे सकता हूँ? तो ये बेफालतू का सवाल होगा और उसका जवाब होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात के लिए। एज की बात हो गई है तो हम बात कर सकते हैं क्या, इसके साथ साथ में ये भी बोला गया है चिल्ड्रेन जो 2002 के गुजरात के किसी भी रियोट्स में वो अगर हुए हैं उनके साथ भी, तो उनको 8 साल के लिए आपको क्या देते हैं, 8 ईयर का वहाँ रिलैक्सेशन देते हैं। और चिल्ड्रेंस डिपेंड्स ऑन द विक्टिम और किल्ड ऑन 1984, जो बच्चे 84 और 2002 में करे हैं, जो बच्चे थे उस वक्त, उसको 10 साल के लिए भी दे सकते हैं। यानी आपके पास एज रिलैक्सेशन का बहुत सारा अगर कॉरिडोर खड़ा हुआ है, अगर उस कॉरिडोर में आप आते हो तो। इसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन की, बात करते हैं कौन कर सकता है क्या। तो उसका मतलब एक तो हाँ, एक्स सर्विसमैन का मतलब वो होता है जो किसी भी भारतीय, कोई भी भारतीय नौकरी कर रहा हो सरकारी तंत्र में, और उसको बोला जाता है एक्स सर्विसमैन। उस सर्विसमैन के रिटायरमेंट के बाद या उसके अगर प्री रिटायरमेंट के बाद वो भर सकता है, ये फॉर्म जा सकता है। इसके अलावा बोला गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी अगर बात की जाए तो आपके पास में क्या होना चाहिए, 10th आपकी बहुत एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिसको हम कई बार मैट्रिक्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप के। और वो शर्त ये है कि जो फॉर्म भरा जाता है, जिस एप्लीकेशन डेट होती है, कौन सी डेट ऑफ एप्लीकेशन, याद ये बात रखना, डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, उस दौरान वो क्या होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर 10वीं आपका सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल बाकायदा इसको फॉर्म भर सकते हो। ये आपको बता दिया 10वीं स्टैंडर्ड हो है, डेट ऑफ एडमिशन यानी जिस दिन आप फॉर्म भरते हो उस दिन की बात हो रही है। इसके अलावा बात की जाए कि जब ये पेपर होगा तो क्या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और कि हाँ, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है, एनसीसी का सर्टिफिकेट सी है, कौन सा सी का मतलब ये सी सर्टिफिकेट होना मतलब 5% अंक में बढ़ोतरी होगी। यानी जो नंबर आपके आएंगे पेपर में उसमें से 5% इंक्रीमेंट किसमें मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सी सर्टिफिकेट वालों को मिल जाएगा। ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि अब तक आप जुड़े हो तो ये साफ साफ क्लियर है कि आप इस जो आने वाले फॉर्म है उसको भरने के इच्छुक होंगे। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो को और भी देखते रहिए, ये और बहुत ही कमाल की जानकारी मैं देने वाला हूँ, और अंत में वो बताऊंगा कि आपको उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए और आप उसे पास हो सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों की बात करें। इसके अलावा एनसीसी का अगर 20 सर्टिफिकेट आपके पास में, तो आपको कितना मिलेगा, 3%, और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 2%। ये चीज़ें बहुत कमाल की इसलिए हैं, कभी कभी आप जब लास्ट के मौके पर मेरिट में आते हो तो ये दिए गए नंबर्स होते हैं ना, वो आपके कमाल के साबित होते हैं और आपको और आपकी नौकरी के बीच का जो फासला है वो कम कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म के अलावा बात करते हैं, इस फॉर्म की जो फीस होती है वो मानक माना जाता है, एसएससी वाला वही फंडा 100 रुपीज़। आप 100 रुपये देखिए आप क्या कर सकते हो, आप तय कर सकते हो, पूरा फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा बोला जाता है भीम या यूपीआई नेट बैंकिंग किसी की तरह से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हो। फॉर्म भरना मैंडेटरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई कि फॉर्म भर लिया सर, मेरा आगे क्या, मेरा कोलेटर है वो घर पे आएगा, जैसे उसे प्रिंटेड कोलेटर बोलते हैं उसको। नहीं, अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, एडमिट कार्ड है वो एसएससी की वेबसाइट पर ही मिलेगा, और उसके लिए आपको पहले टेंटेटिव जो डेट दी जाती है जो नोटिफिकेशन में, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड देखना होगा बार बार, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है वो डाउनलोड करना होगा, राइट। इसके अलावा बात करता हूँ इसके आगे बढ़ के, इस यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिए,
फॉर्म भरा गया है, मेरा सब कुछ एकदम सही है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा मेरा सेंटर कहाँ होगा? अगर मैं राजस्थान में रहता हूँ तो क्या राजस्थान के मेरे नियर बाई कोई सेंटर होता है जहाँ पर मैं जाके पेपर दे सकूँ? क्यों, एक मान लीजिए एक फीमेल कैंडिडेट के लिए एक दूर जाना मुश्किल होता है, तो वो ये पहला कदम, सबसे पहला ये सोचते हैं कि क्या मुझे नज़दीकी सेंटर मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, सेंटर है वो नज़दीकी मिलेगा और नौकरी है वो सरकार तय करेगी कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगी। सही है? तो आपके सेंटर की बात की जाए तो आपका सेंटर होता है एकदम बिल्कुल कहाँ पर, आप जहाँ भरोगे उसकी सबसे प्रायोरिटी को ऊपर को मद्देनजर रखेगा। अब सोचते हो कि क्या मेरा अलग अलग हो सकता है? हाँ, इस भारत में कई ऐसे जोन बनाए गए हैं जिस जोन के तहत वहाँ पर आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, ये जो बिहार का जो बोलते हैं सेंट्रल रीजन बोलते हैं, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं, तो वहाँ पर भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरनगर है, पटना है ना, और इसके अलावा बात आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, इस तरह से बहुत सारे सेंटर है, वहाँ पर आप जा सकते हो नज़दीकी। इवन जिस तरह से आप बात की जाए नॉर्थन रीजन की बात की जाए, नॉर्थन रीजन में आता है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। अगर बात की जाए तो अगर मान लो राजस्थान की बात करता हूं मैं, तो दिल्ली में बात करें बीकानेर, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, बीकानेर के पास रहने वाले लोगों के लिए बीकानेर है। इस बीकानेर रीजन में जितने सारे लोग रहते हैं, इस बीकानेर के अलावा अगर जयपुर रीजन के पास है तो हाँ बिल्कुल जयपुर भी आपके पास में। और जयपुर के अलावा अगर बात की जाए उदयपुर है, और उदयपुर के अलावा जोधपुर है, और जोधपुर के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली में भी अजमेर है, लास्ट बट नॉट इन लिस्ट अजमेर है। ये 5 सेंटर आपको क्या दिए गए, राजस्थान के अंदर दिए गए। इस तरह से अलग अलग स्टेट के भी अलग अलग आपको स्टेट वो जो डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, जगह मिलेगी जहां पर आप पेपर ये दे सकते हो जहां पर होगा। ओहो, ये बहुत कमाल की बात है। ये सवाल आता है कि क्या सर पेन पेपर का पेपर होगा? पहले पेपर होता कौन सा, पेन पेपर वाला पेपर होगा? नहीं, काट दीजिए लाइन। ये पूरा का पूरा पेपर ही कौन सा है, सीबीटी बेस्ड है। कौन सा है, सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर की बेस्ड होगा। ये बात याद रखना, कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। यानी कि अब आपका पेपर होगा डिजिटल पेपर हो, डिजिटल तरीके से होगा। वो पेपर इस तरह से होगा कि आप सीबीटी यानी कंप्यूटर के सामने बैठोगे, वहीं पर आपकी फोटो क्लिक होगी, वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होगा, वही सब चीज़ें दिखाई देगी और वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए जाएंगे, उसके तहत आपको पेपर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपकी टेस्ट होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पता लगे आपको कि आपके रीजन है तो इसलिए फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म की फीस है, प्लस में आपका सेंटर होगा वो कहाँ आएगा, आप ही के नज़दीक आएगा। इसके अलावा बात की जाए क्या, अब पूछोगे सर इतनी बार बता रहे हो तो ये तो बता दो पेपर के अंदर आता क्या क्या और पेपर में क्या क्या आता है जो हमें आता है, या और हमें पढ़ना कैसे होगा। तो मैं आपको उसका कारण देता हूँ। क्या, इस पेपर की बात की जाए तो 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर आता है वो जीआई आता है, यानी जनरल इंटेलिजेंस, और साथ में इसको क्या बोला जाता है, रीजनिंग। क्या बोला जाता है, रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है उसको बोलता है तर्क शक्ति आता है। क्या आता है इसमें, तर्क शक्ति आती है। और तर्क शक्ति के अलावा बात की जाए दूसरा पार्ट बी, मैंने क्या बोला, 2 है। पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी कहता है इसके अंदर हम क्या देगा, जीके, और क्या दूसरा क्या है, जीए, यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य आपके पास विज्ञान, दोनों चीज ही यहाँ पर आएगी। यानी जनरल जीके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों ही आपके पास इसमें मिलेगी। और जीके और जीएस के डिटेल में सारी चीजें मैं इन सब के बारे में अभी अभी आपको और बता दूंगा। अगर पार्ट 3 की बात करते हैं, पीसी मान लो सी पार्ट की बात करते हैं, वहां पर आती है एलिमेंट्री मैथ्स। क्या आती है, मैथ्स, जिसको हम बोलते हैं गणित आती है। और गणित भी स्टैंडर्ड होता है, वो कौन सा होता है, आप मान लीजिए 8th थ्रू 10th स्टैंडर्ड के बीच में आती है, बहुत ही इजी मैथ आती है। हालांकि बैंकिंग और एसएससी लेवल की नहीं आती, लेकिन एक बात जरूर है, मैथ तो मैथ है
आएगी ही आएगी, जिसमें आपका होता है जैसे प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज हो गया, यानी कि लाभ, हानि, ब्याज, मूलधन, ये सब चीज़ें नॉर्मल आएगी। डिटेल में एक मात्र और मात्र 60 सेकंड में आपको बता दूंगा कौन कौन सी आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्ट 4 की बात की जाए, कौन सी, PD यानी चौथे बात, डी पार्ट की बात की जाए, वहां पर आती है हिंदी और इंग्लिश। और का मतलब क्या होगा पता है आपको, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश में आप भर सकते हो कोई भी। अब मैं कैटेगरी वाइज नंबर भी बता देता हूँ। इसका पार्ट ए नंबर होता है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट डी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के ये सारे के सारे अगर खेल देखा जाए तो ये है कितने नंबर का, 80 क्वेश्चन आते हैं। और 80 क्वेश्चन को 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो प्रभु कितना हो गया, 160 नंबर। इस 160 नंबर में अगर पेपर देना चाहते हो तो आपको टाइम में लगता है, कितना देते हैं वो, 60 मिनट्स। कितने, 60 मिनट का पेपर है साहब, 80 क्वेश्चन आएंगे साहब, 160 नंबर में से मेरिट निकलेगी साहब। इसके अलावा अगर मैं बात की जाए तो उसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ जानते हो क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ABCD में से आपको चुनना होगा उत्तर। इस उत्तर के अलावा बता दूं कि जब भी आप पेपर दोगे इसमें से पूछा जाएगा क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक अगर मार्किंग होती है, यस, इसको बोला जाता है हमारी भाषा में 1/4 यानी 1/4, दूसरी भाषा में 0.25 आपको परसेंटेज कटेगा। यानी कि 0.25% का मतलब हो गया कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक जो सही है उसका नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। इसलिए जब भी पेपर करो सोच समझ के साथ करो ताकि नंबर आपके ना कटे। ये पूरा का पूरा डेटा समझ में आ गया। 4 पार्ट में होता है, 4 पार्ट का यानी कि 20-20 नंबर के चारों पार्ट होते हैं, 80 नंबर होता है, 160 मार्क्स आते हैं, और आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलता है कितना, 60 मिनट का। और हर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलते हैं और कटने पर 0.25, यानी 0.25 का मतलब होता है कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 2 नंबर आपके हट जाएंगे, करेक्ट। ये सारा डेटा था। अब डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल बोले तो क्या, जनरल इंटेलिजेंस में क्या चीज हो सकती है। जनरल इंटेलिजेंस में बात की जाए तो ये सारी चीज, रीजनिंग का पोर्शन होता है वो सारा आता है, यानी तर्क शक्ति का पूरा पोर्शन आता है। अगर ये बात की जाए जनरल नॉलेज और इसकी बात, तो इसकी जनरल नॉलेज की बात की जाए तो सब चीजें, अगर मान लीजिए GA और GK की बात करें तो सारी चीजें आती है जिसको हम बोलते हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, भारत में बीते काल में क्या हुआ, अतीत के काल में क्या हुआ, भारत में साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ स्तर पर काम करती है, पहले क्या काम कर चुके थे, खेल में, कूद में, हर चीज़ों में पूछा जाएगा कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए ICC का क्रिकेटर सबसे बड़ा कौन है, बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, कौन विजेता था, ओलंपिक में कौन जीता, कितने मेडल आए, इन तमाम सब चीज़ों को लेके बनती है GA प्लस GK। यानी कि आपको हिस्टोरिकल, कल्चर यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सब पूछा जाएगा। ये एक पोर्शन है जिसको हमें हर रोज पढ़ना होगा और जितना डिस्कस हो सकता है उतना डिस्कशन करना होगा। इसके अलावा बात की जाए मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात करता हूं मैं। मैथ्स के अंदर वो चीजें बोला गया यही है क्या, समय, दूरी, इसके अलावा वो क्या मतलब प्रॉफिट, लाभ, हानि, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, CI SI इसमें बोला जाए, और आपके समय और दूरी, इसके अलावा क्या होता है समय और काम, इसके अलावा बात की जाता है लाभ और हानि, इसके अलावा नंबर सिस्टम और परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसके अलावा रेशियो, ये सब चीज़ें आपको आएगी। और वो भी कैटेगरी किसके बोला मैंने, 10th के बिलो ही स्टैंडर्ड आएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी थोड़ी करके तो आपको बहुत आसानी से ये पेपर सोल्व आ जाएगा। याद रखना ये पेपर कोई बैंकिंग सेक्टर का नहीं है जिसमें कोई मैथ बहुत बड़ी आती हो। ये एक ऐसा सेशन उसका है जहाँ पर लेवल उससे कम कैटेगरी का है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा बात की जाए क्या, ये जब क्लियर हो जाता है, और इंग्लिश की बात करें ग्रामर की, इसमें इंग्लिश में थोड़ा बहुत चीज़ आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, आपको पैसेज देख के आपको आंसर करना होता है, वो आंसर आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इस टोटल मिला के आपको वही नंबर बोला मैंने 80 क्वेश्चन 160 नंबर 60 मिनट, और उसमें आपको जय भारत जय हिंद करना होगा। इसके अलावा इसके साथ साथ क्या चाहिए, फिजिकल टेस्ट आपके पास, जैसे पेपर पास हो जाता आपका, फिर क्या होगा, सीन क्या होगा। अब तक कहाँ पहुंचे हम पहुंचे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म होगा तो फॉर्म फिल करेंगे, क्या करेंगे हम, फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम देंगे पेपर, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही हमारे पास आ जाते हैं हम क्या देंगे, पेपर, और पेपर का मतलब होगा हमारा आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट के मतलब होगा यहाँ पर होंगे शॉर्ट लिस्टेड, यानी शॉर्ट लिस्टेड का मतलब जानते हो ना, जो इस पेपर में पास होंगे उन लोगों के लिए क्या होगा, बुलाया जाएगा, और उन लोगों के लिए आएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए कॉल लेटर। यानी कि अब उनका होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें अगर बात की जाए तो अलग अलग टाइप के बता दूं, फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट आपके काम के होंगे, और दोनों के अंदर मापदंड होते हैं, उस मापदंडों के आधार पर काम होगा। जब ये दोनों चीज हो जाएंगे तब आपका होगा मेडिकल। जब मेडिकल आपका हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेके बात की जाए तो फिजिकल अगर बात की जाए, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की बात की जाए तो बहुत ही खास आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर मेल कैंडिडेट है और मैं यहाँ फीमेल कैंडिडेट देता हूँ, है ना, इस बात को मैं लिख रहा हूँ, वो लेह लद्दाख के लोग होते हैं उनके लिए छूट होती है, बाकी तमाम लोगों के लिए क्या है, एक ही पैटर्न है, एक ही स्टैंडर्ड है। क्या होगा, एक मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर आपके पास 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, टाइम मिलेगा 24 मिनट्स। और याद रखना इस बात में, फिजिकली आपको इस तरह से फिट होना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना पड़ेगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, टाइम मिलेगा 8.3 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट्स मिलेंगे, करेक्ट। यानी कि अगर ये व्यक्ति दौड़ता है तो आप पूछो, मन में सोच रहे हो सर कितना दौड़ सकता हूं मैं, क्या मेरी पॉसिबिलिटी है, तो आंकड़े मेरे ये कहते हैं कि आपको हर 30 सेकंड में कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर। क्या इतना कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो सुबह मॉर्निंग में उठना होगा या इवनिंग में उठना होगा, दौड़ना होगा उस सरकारी नौकरी के लिए। खैर सेम एज इट इज अगर इनकी बात के कैलकुलेशन करें तो वो भी 300 मीटर के हिसाब से ही दौड़ेंगे। 300 मीटर पर के ये जो 30 सेकंड है, मैं वापस गलत कर बैठा, 30 सेकंड है, वो कितने करने पड़ेंगे, 100 मीटर। सेम कैटेगरी होगी, शर्त ये होगी कि इनको मात्र और मात्र 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, इनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है किसमें, सेंट्रल आर्म फोर्स में। इसके अलावा बात की जाए क्या, इसके अलावा बात की जाए कि अगर मान लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर एक और चीज बता देता हूं, क्या, अगर आप बात की जाए मेल कैंडिडेट में, अगर हाइट की बात की जाए, क्या हाइट में, तो मेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल कैटेगरी को बात की जाए 157 सेंटीमीटर चाहिए, 175 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, 157 सेंटीमीटर जिसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, कैंडिडेट्स होते हैं उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है, वो थोड़ी बहुत नीचे हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होगी। बाकी जो नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको डेफिनेटली आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि इस तरह से क्या चाहिए, 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, 157 चाहिए फीमेल के लिए। इसके अलावा बात की जाए, हाँ सांस अगर वो खींच रहा, अगर चेस्ट की बात की जाए मेल कैंडिडेट में, क्या मेल है उसमें बात की जाए, चेस्ट अगर बात की जाए तो अगर उसके 80 सेंटीमीटर का सीना चाहिए और उसके अंदर फुल आउट है वो कितनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, यानी सांस भरे तो वो 5 सेंटीमीटर तक फूल जाए, उतना सीना चौड़ा चाहिए, क्लियर। इसके अलावा बात की जाए चेस्ट के जो है ना, ये सारा चीज है। इसके अलावा छोटा मोटा अगर किसी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो फिर वो
सीना थोड़ा कम भी फैलाए तो भी काम चलेगा, लेकिन सीना फैलाएंगे वो तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन सीना कम हो तो काम चलेगा। यानी अगर किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लीजिए एसटी है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अगर 76 सेंटीमीटर में अगर हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, बशर्ते क्या करना पड़ेगा, +5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, राइट। ठीक है, वेट मेडिकल के उस आपके पास मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट और उसके साथ में वो सब तय करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा हेल्थी वाले लोगों को बता दी जाएगा आप इतने किलो वेट ओवर वेटेड हो, बाकी तो आप चाहोगे तब पता लगेगा। खैर इन चीज़ों के बाद बताऊं, हाँ जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, इसमें सब में पार हो जाते हो, यानी कि आपका क्या हो, आपकी दौड़ पूरी हो गई हो, फिर आपका क्या होगा, आपकी हाइट देखी जाएगी, हाइट पूरी हो गई, आपका चेस्ट देखा जाएगा, चेस्ट अगर कंप्लीट मिला, इसके बाद आपका होगा क्या, मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मेडिकल में हर वो चीज़ देखी जाती है जिसके अलग अलग आंकड़े होते हैं। जब आपके इसमें टर्म्स में आएंगे तो एक वीडियो नया बनाएंगे, उसमें यह बताया जाएगा कि मेडिकल में आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस किस तरह। ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये कोई एक मिलिट्री का व्यक्ति बताएगा जो मेडिकल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल जब भी ये पास हो जाते हो तब आपका होता है कौन सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप जितने सारे डॉक्यूमेंट दिए हो, इवन आपका 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, इसके अलावा भारत के दिए गए किसी भी कार्ड में, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इन सब चीज़ों के लिए वो लेंगे, चेक करेंगे, आपके स्टैंडर्ड को करेंगे, मैच करेंगे, क्या दिए गए यूनिवर्सिटी या दिए गए कॉलम में क्या सही है। अगर वो सही होते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी ज्वाइनिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बात करता हूँ क्या, इनके सारी प्रोसेस है, एडमिशन का सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि भाई कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से जा सकते हो। और इसको ये भी बोला गया, देखिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 30% रखा जाएगा, यानी 30% लोगों को रखा जाएगा, और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर है उनके लिए भी बताया है 25% रखेंगे, और जो ऑल अदर कैटेगरी जो 20% रखा जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए रखा गया कैंडिडेट के लिए, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और इसके जो मापन में जो बताया गया है मैं ये आपको फिर से उजागर कर देता हूँ कि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल आर्म फोर्स की है, पुलिस फोर्स की है, जिसमें आपके क्या आते हैं, बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, आसाम राइफल आता है, एनसीबी आता है और एसएसएफ आता है। इतनी कैटेगरी के साथ एक साथ आप जा सकते हो। और इसका जो एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे आपने नंबर है आपका यहाँ से ऊपर से लेके, अगर आपने का नंबर मार्क, अगर मान लीजिए आपकी मेरिट आती है और मेरिट में आपका नंबर 2 रैंक है, कौन सी 2 रैंक है, तो आप जो मन करेगा वो कैटेगरी आप ले सकते हो, जो मन चाहे वो नौकरी आप ले सकते हो, ये आपके नंबर पर तय करेगा, करेक्ट। इसके अलावा बात करता हूँ क्या, ये जो आपका जो फॉर्म भरने का है वो तरीका यही है कि आपको एसएससी की वेबसाइट देखनी होगी। और एसएससी की वेबसाइट का मतलब होता है वहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, वन टाइम रजिस्टर आएगा, आपको रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर के बाद में अप्लाई कर दीजिए, सारे दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप फिल करिए। अमूमन ये सब लोग जानते हैं, नहीं आपको कम जानकारी हो तो बगल वाले ई मित्र या फिर कोई भी साइबर कैफे होते हैं उसमें जाके जाइए, साइबर में वहाँ पर जाके वो फॉर्म फिल करा सकते हो। ज़्यादा कोई कॉस्ट वो लेते नहीं हो, कॉस्ट बैरियर नहीं है, 100 रुपये लगते हैं और 50 रुपये बोलेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की याद करिए। फोटोग्राफ को मैं बता दूं आपको, फोटोग्राफ आपको कहीं अलग से नहीं लेके जाना, फोटोग्राफ को वहीं से कैमरा ऑन होगा और आपकी फ़ोटो, यानी कि आपका फॉर्म कोई और नहीं भरेगा, आपको ही भरना होगा, याद रखना। तो आप सामने बैठोगे, वहाँ से फ़ोटो कैप्चर होगी, उसी फ़ोटो को दिया जाएगा और सिग्नेचर होंगे वो आपको, आप कहीं अटेस्ट करके सिग्नेचर देके फ़ोटो अपलोड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। फोटोग्राफ याद रखना कैसी होगी, आपको खुद को ही वहाँ पर खिंचवानी होगी, खुद को ही फॉर्म भरना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके मामा ताऊ फूफा कहीं जाके बैठ के आपको फॉर्म भर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद को ही फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब रही बात इन चीज़ों में, लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, अगर बात की जाए इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों को अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये लोगों तक शेयर करना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो यही चीज़ है कि इसका जो चीज़ें है ना, वेतन वगैरह है, मैं लास्ट में ये चीज़ ओपन कर देता हूँ कि अगर बात की जाए इस पैसों के मामलों में,
कि अब आखिरी में ये पूछोगे कि इसका इतना तो ठीक है लेकिन पैसा वैसा क्या बढ़िया मिलते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ, पैसा वैसा बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें किसी पे स्केल की, तो बाकी सब लोगों के लिए कितना है पे स्केल में, कितना है? लेवल 1। लेवल 1 में आपकी बात की जाए तो 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये तक आपको क्या मिलता है, ये इसकी पे स्केल है लेवल 1 की। अगर लेवल 3 वाले चीज़ों में आप आते हो तो लेवल 3 में आपको मिलते हैं कितने, 21,700 रुपये। और किस में आता है, 21,700 लेके 69,100 रुपीज़ तक मिलता है आपको। इसके अलावा आपको मिलता है एक मानक उपाधि जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी, जो समाज के अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही कमाल और बेहतरीन चीज़ मिलती है। आपको शान शौकत सब चीज़ें मिलती है। एक भारत का सरकारी तंत्र का एक आपको एक टैग मिलता है जो ताउम्र आपके साथ चलता है। अगर आप ये नौकरी करना चाहते हो तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में जानकारी तो आपको हो गई है, लेकिन आपको पढ़ना और इसके साथ साथ आपको फिजिकली भी मजबूत होना पड़ेगा। मेरा बहुत सिंपल टर्म में आपको बताने का मन है कि अगर ये आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ करना पड़ेगी। आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके साथ आपको फिजिकल भी फिट रहना पड़ेगा। और इसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, ताकि आपका दौड़ने से आपके अंदर की इंटरनल बात की जाए बॉडी है वो आपको उसको 5 किलोमीटर दौड़ पाए, और आपका चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूल पाए, और हाइट आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों को मेहनत करनी चाहिए। और एक सरकारी तंत्र में आप बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी करोगे, और ऐसी नौकरी जहां पर आपका मान सम्मान सब चीज़ें आपका इंतजार कर रही होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैंने वो बात शुरू की थी, वो अंत में वही बात बोलूँगा, पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पर भी ये क्लासेस चलेगी, लेकिन फिर भी आपको कहूँगा जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ पढ़ सकते हो। YouTube की क्लासेस में आप मैथ की अगर बात की, वो कौन से पढ़ोगे, जीके और जीए की बात हो, जनरल अवेयरनेस, और कौन सी है, जनरल नॉलेज की बात हो रही है, वो आप यूट्यूब पर पढ़िए। मैथ की बात की जाए तो आपके वहाँ मार्केट में छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, जिसमें बेसिक्स होते हैं और बेसिक्स के बाद एडवांस चलता है। तो मैथ आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो आपको वो छोटी छोटी किताबें लानी होगी। आपके छोटे भाई बंधु है, वो अगर 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th स्टैंडर्ड में, उनको आप ट्यूशन देने की कोशिश करिए, ताकि आपको क्या हो जाए, पढ़ने में आदत में आ जाएगी, और जैसे ही आदत में आ जाएगी वो सवाल आपको कॉन्सेप्ट बनना सीख जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात मैंने बोली थी क्या, अगर आप बात करें रीजनिंग की बात की जाए, तो रीजनिंग के अंदर आपको किताबों के लिए आपको कोई किताबें स्टैंडर्ड की नहीं होती, 10वीं की 12वीं की नहीं होती, वो आपको रीजनिंग की किताबें अलग से मार्केट में मिलती है, वो आपको लानी होगी। उसकी फॉर्मूलाज, उसके तरीके होते हैं। अगर नहीं आता तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो, बहुत सारी YouTube पर आपको रीजनिंग क्लासेस मिल सकती है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल होगी। इवन रही बात हिंदी और इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। कहीं भी आप कॉम्प्रिहेंसिव यानी कहीं भी आप देखोगे तो गधे पदे का लेख होते हैं, उसको पढ़ते हुए आप सोल्व किया होगा आपने, नहीं किया होगा तो किसी भी जगह आप देखोगे 10वीं में, 8वीं में, 6वीं में, सब जगह मिल जाता है। उसे आप सोल्व करने का तरीका ढूंढोगे तो 200% आपको मिल जाएगा। तो ये कोई भारी और भरकम और मजबूत नहीं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। खैर, आज का ये वीडियो हमारा स्पेशल उन लोगों के लिए था जो लोग तैयारी कर रहे हैं 10वीं के बाद, अपनी आशाएं, उम्मीदें और यकीन रख रखा है उस सरकारी तंत्र में जुड़ने के लिए, और हम आपको दे रहे हैं वो संपूर्ण जानकारी। आने वाले फ्यूचर में जब सितंबर में वैकेंसी आएगी ताबड़तोड़, हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। इसके लिए आपको यूट्यूब का बटन क्या करना, सब्सक्राइब करना चाहिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उन लोगों के साथ साझा करिए जो लोग आपके रिश्तेदार हैं और सरकारी तंत्र का हिस्सा होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं देव आपके साथ था, आगे आपके साथ रहूँगा। जय हिंद।